अमेरिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, क्वांटा की खोज किसने की थी? विल्सन ने। ठीक है, तो उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या किया था, एक स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप है। ठीक है बच्चों, एक स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, इसकी मास एम है और इसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हमने क्या किया है, उसने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकली अपवर्ड लगा दिया था। किस केस में? जब आयल ड्रॉप पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है बच्चों, अगर नेगेटिवली चार्ज आयल ड्रॉप था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, सेम मास एम है, डेंसिटी रो और रेडियस आर। ठीक है, देखो क्योंकि ये पूरा आयल ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था। ठीक है, तो अपन देखें तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, उसे फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई, पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो इस आयल ड्रॉप पे वो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा हुआ एफ ई और एम जी, जो कि ग्रेविटी इसको पुल कर रही होगी नीचे। ठीक है, तो एम जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी। यहाँ इक्विलिब्रियम के केस में क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी। ठीक है, अपने को ये पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम बचो। ठीक है, तो यहाँ मास को रिप्लेस कर दो, मास को जिससे रिप्लेस करोगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो तो रो इन टू वी आ रहा होगा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैं क्या किया, मास को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ रो इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, इस टर्म को मैंने लेफ्ट साइड लेके चला गया और इसको राइट वर्ड लेके आऊंगा, तो रो वी जी को अपन क्यू से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर तो पता है 4/3 पाई आर क्यूब, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो इससे मैंने इसको इक्वेट कर दिया, तो आर क्यू की वैल्यू, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करता हूँ तो आर क्यू की वैल्यू 3QE डिवाइडेड 4 पाई रो जी आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें तो आर की वैल्यू ये आ रही होगी। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन रूल से अपने को पता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो एन के फॉर्म, प्लस माइनस एन के फॉर्म में रहता है, जहाँ प्लस माइनस क्या होता है, नेचर ऑफ दैट चार्ज बॉडी। ठीक है, तो यहाँ Q इज इक्वल टू एन डालोगे तो ये 3NE डिवाइडेड बाई 4 पाई रो जी डिवाइडेड बाई का पावर 1/3 आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या करता है कि सवाल में रेडियस निकालने को दे देता है कि हमको रेडियस निकाल के दे दो, तो डाटा गिवन होगा उसके अनुसार अपन रेडियस की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल ये है कि एक प्लेट है, चार्ज प्लेट। ठीक है, चलो सवाल देख लेते हैं जल्दी फटाफट। देखो सवाल ये है कि, सवाल देखना बच्चों क्या है, सवाल ये है कि यहाँ एक प्लेट है। ठीक है, यहाँ एक प्लेट है। ठीक, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, यहाँ एक प्लेट है, इससे मैंने क्या किया, चार्ज बॉब को, पेंडुलम समझो इसको, मैंने इस पे क्यू चार्ज है, मैंने इसको ऐसे ही हैंग करके रखा है। ये भी प्लेट है। ठीक है, ये भी प्लेट है। ठीक है, इस केस में ये चार्ज प्लेट नहीं है। ठीक है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक, इसकी टाइम पीरियड T1 है। कितनी बच्चों? टाइम पीरियड T1 है। ठीक, अब मैंने क्या किया, सिमिलर सिस्टम लिया और इस प्लेट को चार्ज कर दिया। इस प्लेट को क्या किया, चार्ज कर दिया और इस चार्ज बॉब को मैंने हैंग कर रखा है। ठीक है, ये भी इसमें एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये भी प्लेट है। ये दूसरा केस है। इस केस में हमने नोट किया कि टाइम पीरियड T2 आ रहा है। ठीक है, जो तीसरा केस है बच्चों वो ये है कि इस बार जो नीचे वाली प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है वो? पॉजिटिवली चार्ज है। और अपर प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। चार्ज बॉब को मैंने हैंग कर रखा है। ठीक है, ये प्लस चार्ज बॉब है, ये इसमें क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। इस केस में जो टाइम पीरियड है बच्चों वो है T3। आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। ठीक है, सोचो चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं पहला केस लूँ, केस 1 का सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पहला केस लेता हूँ, केस 1, अगर मैं केस 1 लूँ और इसका सॉल्यूशन बनाऊं तो केस 1 में देखो बच्चों क्या है। ठीक है, टाइम पीरियड इस केस में कितना आ रहा होगा बताओ? टाइम पीरियड अपने को पता है पेंडुलम केस में टाइम पीरियड जो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी इफेक्टिव, आता है कि नहीं? चलो, तो जो पहला केस है बच्चों, जो पहला केस है उसमें जी इफेक्टिव की वैल्यू, केस 1 में जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है,
जी के बराबर। यहाँ सिर्फ इसका मास m है, इस बॉब का मास m है, चार्ज बॉब का, इस सब का मास m है, ठीक है ना। तो इसको ग्रेविटी पुल कर रही होगी, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा होगा। तो टाइम पीरियड t1 को अपन लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर L अपॉन L क्या बच्चों, इसका लेंथ है ना, ठीक, ये लेंथ है, ठीक, L अपॉन जी, ये आ रहा होगा। चलो अगर अपन केस 2 देखें बच्चों, केस सेकंड जो है, सेकंड केस में देखो हमने क्या किया, चार्ज को प्लस माइनस ऐसे अरेंज किया। जैसे ही ऐसे चार्ज को अरेंज करूंगा तो होगा क्या कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही होगी, देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ आ रही होगी। तो जैसे ही मैंने क्या किया होगा कि यहाँ चार्ज बॉब को सस्पेंड किया होगा, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज बॉब पे चार्ज पॉजिटिव है, तो होगा क्या बच्चों कि इस पे फोर्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगने लगा होगा। और अब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आता है, एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड, और उसकी वैल्यू आती है qv/m, आता है कि नहीं। और एक जी ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव जो मिल रहा होगा बच्चों वो मिल रहा होगा जी प्लस ए, और इसकी वैल्यू आ रही होगी जी प्लस qv/m। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से टाइम पीरियड t2 निकालूं केस 2 का, तो कितना आ रहा होगा 2 पाई, ठीक है बच्चों, रूट अंडर L अपॉन जी प्लस qv/m, ठीक है, ये है t2। t3 निकाला बच्चों, तो t3 के केस में रिवर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगी। तो देखना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर ही लग रहा होगा। तो अगर केस 3 देखें अपन, केस 3 देखते हैं बच्चों, तो ये देखो यहाँ था नेगेटिवली चार्ज और यहाँ था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने क्या किया था, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉब को हैंग करके रखा था। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर, प्लस से माइनस साइन की ओर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा Fc, और इस पे नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड आया होगा, एक्सेलरेशन एक बार अपवर्ड आया होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपवर्ड qv/m हुई होगी, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रही होगी। तो इस केस में जो g इफेक्टिव आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा होगा g माइनस qv/m, ठीक है। फॉर्मूले में डालोगे तो t3 तीसरे केस में जो टाइम पीरियड आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी माइनस qv/m, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो देखो t1 की वैल्यू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी आई, t2 की वैल्यू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी प्लस qv/m, और यहाँ ये आ रही। तो अगर आप अपन गणित से इन तीनों टाइम पीरियड को कैलकुलेट करूं, तीनों टाइम पीरियड को कैलकुलेट करूं या कंपेयर करूं, तो अपने को मिल रहा होगा, देखो जल्दी से देख लो, t3 की वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर से मैंने g से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो t3 की वैल्यू बड़ी आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। फिर t1 की वैल्यू आ रही होगी, फिर t2 की वैल्यू आ रही है। किसी भी पेंडुलम का बच्चों अगर टाइम पीरियड बढ़ा आ रहा है, तो वो स्लो होगा, क्या होगा बच्चों, तो वो पेंडुलम स्लो डाउन हो रहा होगा, ठीक है, ठीक, स्लो। और अगर टाइम पीरियड इसका कम आएगा तो वो फास्ट होगा। तो आपसे स्लो और फास्ट के बिहाफ पे भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है, और ये जो है वो एक्यूरेट टाइम दे रहा होगा ना, ठीक है, ये करंट टाइम दे रहा होगा, ठीक है, करंट टाइम दे रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट कर लो। चलो अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपन अभी तक जितनी भी सिस्टम देखे थे उसमें चार्ज जो है डिस्क्रीट था, मतलब पॉइंट चार्ज डील कर रहे थे। अब अपन थोड़ा देख लेते हैं, क्या देखेंगे बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। देखो बेसिकली होता क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्दर अपन करते क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अपन करते क्या बच्चों, 3 भागों में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैं चार्ज को 1D ऑब्जेक्ट पे क्या कर दूंगा, एक चार्ज लूंगा, मतलब चार्ज लूंगा और क्या करूंगा, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये मार्कर है, इसका एक ही डायमेंशन है, इसकी लेंथ है, तो मैं इसके लेंथ पे बिछा दूंगा चार्ज को, ठीक है बच्चों, इसके लेंथ पे चार्ज को बिछा दूंगा, तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है क्या बच्चों, सिर्फ 1D ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, जितने भी 1D ऑब्जेक्ट होंगे इसका एक ही डायमेंशन होगा, सिर्फ लेंथ होगा, लेंथ पे बिछा देंगे चार्ज को, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है, 1D ऑब्जेक्ट। तो 1D ऑब्जेक्ट में बच्चों जैसे कि मान लो वायर आ गया, ठीक है, और रॉड आ गया, ठीक है, रिंग आ गया, ठीक है, आर्क आ गया, ठीक है, ये 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखो अगर ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लैम्डा डिफाइन होता है, ठीक है, इसको मैं बाद में बताता हूँ ये क्या है लैम्डा, ठीक है। इसी तरह सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मतलब एरिया, एरिया के लिए क्या चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए, इसीलिए अपन इसको 2D ऑब्जेक्ट पे डील करेंगे, क्या करेंगे, 2D ऑब्जेक्ट्स पे डील करेंगे। 2D ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा सर, सीट आ गया, सीट आ गया, ठीक है, डिस्क आ गया, etc, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो तीसरा होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन चाहिए, तो 3D ऑब्जेक्ट को डील करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सिग्मा डिफाइन होता है, ये सिग्मा क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और इस केस में रो होता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो देखो तो अपन अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करके मैं देख रहा हूँ, पहला देखता हूँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पहला जो है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो मैंने एक 1D ऑब्जेक्ट लिया जिसका सिर्फ लेंथ है, जैसे मान लो मैंने ये लेंथ लिया, ठीक है, मैंने इस लेंथ पे प्लस Q चार्ज बिछा दिया, क्या किया बच्चों, प्लस Q चार्ज बिछा रखा हूँ यूनिफॉर्मली, ठीक है। चलो इसका जो लेंथ है बच्चों ये मान लेता हूँ L है, कितना है L, ठीक है, और इस पे मैंने कितना चार्ज बिछा रखा है, मान लो प्लस Q चार्ज बिछा रखा है, ठीक है। चलो तो जो लैम्डा होता है बच्चों, देखो L लेंथ पे कितना चार्ज, Q चार्ज, देखो यहाँ पे L लेंथ पे मैंने कितना चार्ज बिछा रखा है बच्चों, Q चार्ज बिछा रखा है ना, तो L लेंथ पे Q चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज आता है बच्चों उसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर कोई पूछता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, तो आप ये बताओगे बच्चों कि यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज आता है उसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो L लेंथ पे कितना चार्ज, Q चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, Q बाई L चार्ज, ठीक है। इसे यूनिट लेंथ के चार्ज को मैंने क्या बोला, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, Q बाई L, ठीक है। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है, इसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज आएगा उसकी डेंसिटी को अपन बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज करो बच्चों कि अगर कोई छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा लेंथ है, मान लो ये छोटा सा लेंथ है, इस पे मैंने इसी पार्ट से मैंने छोटा सा पार्ट काट लिया, तो उस छोटे से पार्ट पे छोटा सा चार्ज आया होगा कि नहीं, इस छोटे से पार्ट पे छोटा सा चार्ज और छोटा सा लेंथ dl, ठीक है।
तो अगर इस केस में मैं लैम्डा निकालूं बच्चों, तो इस केस में जो लैम्डा आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, छोटे से लेंथ पे कितना चार्ज डिवाइडेड बाई छोटा लेंथ, ये इस केस में लैम्डा आ रहा हो कि नहीं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं बच्चों, तो मेरे को क्या मिल रहा होगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, सवाल यहां से फ्रेम होता है बच्चों कि अपने को क्या करेगा, किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट पे चार्ज दे देगा, ठीक है, और लैम्डा दे देगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कोई भी दे दे, ठीक है, और आपसे टोटल चार्ज कैलकुलेट कराएगा। क्या कराएगा, जो सवाल फ्रेम होगा बच्चों वो आएगा कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करो। तो टोटल चार्ज तो मैंने देखा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, दिस डी एल में भी डी एक्स, डी एल को डी एक्स ले सकते हैं, डी वाई ले सकते हैं और डी जेड ले सकते हैं। ये बताएगा कि हमारा जो लीनियर ऑब्जेक्ट है वो किस एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो अगर मेरा लैम्डा एक्स का फंक्शन होगा तो डीएल की जगह एक्स लिखूंगा, अगर मेरा लैम्डा वाई का फंक्शन होगा तो मैं डी वाई लिखूंगा, लैम्डा अगर जेड का फंक्शन है तो डीएल की जगह डी जेड पुट करूंगा। ठीक है, तो यहां से अगर क्यू निकाले तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लैम्डा इंटू डीएल। सवाल फ्रेम ऐसे होगा बच्चों कि लैम्डा डीएल को लिख सकते हैं डीएक्स डिवाइड डीजेड। ठीक है, तो लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन होगा, आपसे क्या कैलकुलेट करा लेगा बच्चों कि टोटल चार्ज उस लीनियर ऑब्जेक्ट पे कितना है। ठीक है, टोटल चार्ज उस लीनियर ऑब्जेक्ट पे कितना है ये कैलकुलेट करा लेगा, और इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, और आप 11th क्लास में आते ही बेसिक मैथमेटिक्स सीख चुके हो, और मैं ये मानता हूँ आपको इंटीग्रेशन आती होगी। ठीक है, तो इस ब्याप पे सवाल कैसे पूछा जाता है, मैं एक सवाल देता हूँ। एक और बात बताओ बच्चों, आपसे क्या करेगा कोई अगर लैम्डा का यूनिट पूछे तो क्या बताओगे, जाहिर सी बात है अगर लैम्डा की कोई यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, तो लैम्डा की कोई यूनिट पूछ रहा है बच्चों, तो क्या बताओगे, चार्ज का यूनिट डिवाइडेड बाई लेंथ का यूनिट, तो चार्ज का कूलॉम डिवाइडेड बाई लेंथ का क्या होता है मीटर, तो कूलॉम मीटर जो होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट होगी कि नहीं बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखो मैं सवाल देता हूँ। एक सवाल ये है बच्चों, सवाल क्या है देखना, सवाल ये है कि लैम्डा जो है लैम्डा नॉट इंटू एक्स का फंक्शन है। क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा हूँ इस लीनियर ऑब्जेक्ट पे चार्ज की वैल्यू बढ़ते जा रही होगी। ठीक है, ऐसे होगा सो ऑन। ठीक है, ऐसा है, तो आपसे कैलकुलेट कराया है कि ये भी कोई रॉड है, इस पे चार्ज ऐसे वैरी कर रहा है, तो हमको बताओ आप कि अगर इसकी लेंथ L हो तो इस AB लेंथ के रॉड पे टोटल चार्ज कितना होगा। फाइंड द, सवाल यह है कि फाइंड टोटल चार्ज ऑन AB रॉड, इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना होगा। चलो कैलकुलेट करो, आपको मैं फॉर्मूला दे चुका हूं, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो देखो चूंकि ये x में वेरी कर रहा है तो मैं dl के जगह dx लिखूंगा। ठीक है, यहाँ जो लैम्डा वेरी कर रहा है वो है लैम्डा नॉट इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, चलो तो q को अपन लिख सकते हैं लैम्डा dl के जगह, ये था तो dl के जगह क्या लिखूंगा, लैम्डा के जगह लैम्डा नॉट इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि x का फंक्शन है तो dl को dx लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया q। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करूं, तो लिमिट देखो x इक्वल टू 0, अगर मैं इसको 0 पे मानूं तो ये l होगा, तो मैं क्या करूंगा 0 से l इसकी लिमिट रख दूंगा, तो q की जो वैल्यू आएगी, लैम्डा नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन x dx कहाँ तक 0 से l। ठीक है, तो लैम्डा नॉट, ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालो 0 से l, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा इतनी। तो ये जो रॉड है इस पे टोटल चार्ज कितना आ रहा होगा बच्चों,
इस पे टोटल चार्ज लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2 आ रहा होगा, ठीक है। चलो चलो एक और सवाल देखते हैं बच्चों। इस बार जो चार्ज है, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार जो चार्ज है बच्चों, वो मैंने किसी आर्क पे प्लेस कर रखा है, ठीक है। सवाल ऐसा है, ठीक, सवाल ऐसा है कि इस बार मैंने किसी आर्क पे प्लेस कर दिया, ठीक है, चार्ज को, ठीक। यहाँ माइनस चार्ज है इतना दूर और इतना दूर प्लस चार्ज है, ठीक है। इसकी रेडियस आर है, ठीक है। आपको बता, इसमें जो लैम्डा है वो वेरी कर रहा है लैम्डा नॉट कॉस थीटा से, ठीक है। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन वायर, ठीक है। ये जो आर्क बनाया है इस पे आपको पूछा क्या है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन वायर। वायर को आर के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे अपन। चलो तो इसमें थोड़ा सा देखो, ये आर है, मैं यहाँ से थीटा गया, ठीक है, और डी थीटा आगे जा करके इतना सेक्शन को मैंने कट कर लिया, इतना सेक्शन को मैंने बाहर निकाल लिया। इस सेक्शन पे ये डीएल लेंथ रहा होगा, इस डीएल लेंथ पे डीक्यू चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो डीएल को अपन आर्क में क्या लिखते हैं, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। तो अपने को अगर क्यू निकालना है तो अपन मैं बता चुका हूं, तो लैम्डा इंटू डीएल होगा। डीएल की वैल्यू क्या लिखोगे, आर डी थीटा, ठीक है। चलो तो डीएल की वैल्यू आर डी थीटा लिखोगे, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से पाई तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री। तो 0 से पाई तक मैं इसकी लिमिट डाल दिया। और लैम्डा कैसे वैरी कर रहा है, लैम्डा वैरी कर रहा है लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और डीएल के जगह पे क्या लिख दोगे, डीएल के जगह पे आर डी थीटा लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो अपने को मिल रहा होगा लैम्डा नॉट इंटू आर। चलो मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो क्यू की जो वैल्यू मिल रही होगी वो क्या मिल रही होगी, कांस्टेंट टर्म को हटाओ बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो लैम्डा नॉट इंटू आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा, इसकी लिमिट की वैल्यू डालूंगा 0 से पाई, ठीक है। चलो तो क्यू की वैल्यू आ रही हुई लैम्डा नॉट इंटू आर साइन पाई माइनस साइन 0। आपको ये बात पता है कि साइन पाई एन पाई जो होगा वो 0 आता है, तो इसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आएगी। तो इस रिंग पे टोटल चार्ज 0 आएगा, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है। आप कॉस का फंक्शन देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो चलो अगला डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जो अगला डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों वो क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैंने क्या डिफाइन किया था, सिग्मा, ठीक है। जो दूसरा है बच्चों वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बच्चों, जो दूसरा है वो है, चलो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो जैसे हमने क्या किया था, लीनियर ऑब्जेक्ट पे चार्ज को बिछा के रखा था, उसी तरह अपन क्या करेंगे, सरफेस मतलब एरिया, ठीक है। अपन क्या करेंगे, किसी एरिया पे चार्ज को बिछा देंगे, ठीक है। एरिया के लिए कम से कम कितना डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए बच्चों। चलो मान लेता हूँ कि ये वो एरिया है, ठीक है, ये वो एरिया है जिसपे मैंने प्लस चार्ज बिछा रखा है। सुनना, प्लस चार्ज बिछा रखा है। ये जो एरिया है ये ए है, मैंने चार्ज कितना बिछा रखा है, प्लस का क्यू।
देखो जैसे वहां पे मैंने एक डेंसिटी लीनियरली डिफाइन किया था, उसी तरह यहाँ भी एक डेंसिटी डिफाइन हो जाएगी। कैसे? तो इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे अपन वहां बात किए थे कि ए एरिया, वहां एल लेंथ पे क्यू चार्ज, ए एरिया पे क्यू चार्ज, तो यूनिट एरिया पे जितना चार्ज आता है उसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन इक्वेट करते हैं किससे बच्चों? सिग्मा से। तो क्यू बाई ए लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू बाई ए। चलो, कोई आपसे इसकी यूनिट पूछता है, क्या पूछता है? अगर कोई आपको इसकी यूनिट पूछता है तो आप क्या बताओगे? चार्ज का यूनिट। अगर कोई आपसे इसकी यूनिट पूछ दिया, आपको किसी ने बोला इसकी यूनिट बताओ, तो क्या बोलोगे? चार्ज की यूनिट कूलम लिख दो, एरिया को मीटर स्क्वायर लिख दो। कूलम पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चलो मैं क्या करता हूँ, इसी एरिया से एक छोटा सा एरिया पे छोटा सा चार्ज बाहर निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ, इसी एरिया से बच्चों छोटा सा चार्ज मतलब छोटा सा पार्ट काट करके एरिया का बाहर निकालता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसी एरिया से छोटा सा डी क्यू, छोटा सा एरिया बाहर निकाला, ठीक है। इस छोटे से एरिया पे, यहाँ मैंने छोटा सा एरिया कट किया और बाहर निकाला, तो इस छोटे से एरिया पे छोटा सा चार्ज आया होगा बच्चों, उसको मैं डी क्यू बोल देता हूँ। और ये छोटा सा एरिया रहा होगा, इसको डी ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में सिग्मा कैसे डिफाइन हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा ना बच्चों, डी क्यू अपॉन डी ए। तो अगर मैं डी क्यू इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करता हूँ बच्चों, तो क्या आ रहा होगा? ये आ रहा होगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। अगर मेरे को चार्ज कैलकुलेट करना होगा, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा, वो होगा सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। चलो, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सिग्मा इंटू, सॉरी यहाँ डी ए होगा ना, डी ए, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ डी ए लिखना पड़ेगा और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रॉपर लिमिट के साथ, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलो इस बिहाफ पे एक सवाल देता हूँ, ठीक है। सवाल ये है बच्चों कि आपको एक डिस्क पे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या करना है? डिस्क देखे हो ना, चलो ठीक है। तो फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड, सवाल ये है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन डिस्क if sigma varies at sigma naught divided by r। अगर सिग्मा ऐसे वैरी कर रहा है, सिग्मा अगर ऐसे वैरी कर रहा है तो आपको क्या बताना है बच्चों? आपको बताना है कि इस डिस्क पे टोटल चार्ज कितना आया होगा। इसकी रेडियस है r, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसका सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाते हो बच्चों, तो याद रखना कि एक डिस्क तो देखे हो, मैं क्या किया, इसके सेंटर से r डिस्टेंस गया और छोटा सा dr लेंथ का एक स्ट्रिप काट लिया। डिस्क इमेजिन करो, इस स्ट्रिप को मैंने काट के बाहर निकाला। इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा बच्चों, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, मैंने dr थिकनेस का एक स्ट्रिप लिया, इस स्ट्रिप का एरिया होगा dA। मैं अगर इस स्ट्रिप को, डिस्क देखे हो ना, डिस्क कैसे होता है, मैं यहाँ गया, फिर थोड़ा सा dr बढ़ा थिकनेस और उसको काट के ऐसे ब्लेड से निकाल लिया। निकालने के बाद बच्चों हमको कुछ यूँ दिखना, इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये सर एरिया लिखते कैसे हैं। तो मैं इस एरिया को अच्छे से समझा रहा हूँ बच्चों। है क्या कि अगर आप इस स्ट्रिप को बाहर निकालोगे बच्चों, तो अगर इस स्ट्रिप को बाहर निकालते हो तो ये स्ट्रिप आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये स्ट्रिप आपको ऐसे दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ आर गए और ये जो थिकनेस था dr, इसको काट दिया। अपने को करना क्या है बच्चों, इस स्ट्रिप को अब यहाँ से काटो और ऐसे लीनियर कर दो, कर सकते हो ना। चलो ठीक है, तो जैसे ही आप इसको लीनियर करोगे तो आपको इतने थिकनेस की एक स्ट्रिप मिल रही होगी, ठीक है, ठीक है, मिल रही होगी ना, ठीक है। तो देखो ये क्या है,
ये एक सर्किल जैसा दिख रहा है, तो ये इसकी टोटल जो लेंथ होगी उसकी पेरीमीटर होगी, तो ये जो टोटल लेंथ होगा वो होगा 2πr, ठीक है। और यही तो वो थिकनेस है, यही तो वो थिकनेस है जिसको मैंने काट के स्ट्रेट किया, तो ये वो थिकनेस है। तो इस थिकनेस को अपन क्या लिखे थे अभी, dr। तो अगर ये देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखने लगा अब, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का तो आपको एरिया निकालने आता है, तो रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना होगा, तो डीए को आप लिख सकते हो लेंथ इंटू विड्थ, तो 2πr इंटू dr, सिंपल। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अपन चार्ज को देखे थे, चार्ज को अगर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सिग्मा इंटू डी ए लिखूंगा। चलो अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के r तक, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ गया था तो सेंटर से लेकर के r तक, तो 0 से लेकर के r तक, ठीक है। चलो सिग्मा कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ सवाल में दिया है सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई r। डी ए की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 2πr dr, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ बच्चों, देखो तो क्या मिल रहा होगा मेरे को, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा होगा q इक्वल टू, देखो यहाँ r से r कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ से r कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्रेशन ऐसा मिलेगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, 2π सिग्मा नॉट बाहर आ गया होगा, ये सिग्मा नॉट 2π कांस्टेंट है, r से r गया, dr बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ dr और 0 से r, ठीक है। तो q की जो वैल्यू आ रही होगी 2π सिग्मा नॉट इंटू r माइनस 0, कितना आ रहा होगा बच्चों, 2π सिग्मा नॉट इंटू r। ये डिस्क पे टोटल चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। चलो ठीक है, चलो अब अपन अगला डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बच्चों, चलो इसको मैं रफ करके फिर बताता हूँ। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो अगला जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों, जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अपन देख रहे थे उसमें था, जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों वो क्या था, जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों वो था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब अपन क्या करेंगे, चार्ज को किसी वॉल्यूम पे, ये लिया मैंने स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर लिया, ठीक है। स्फीयर पे मैंने क्या किया बच्चों, चार्ज को बिछा दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो कि मैंने टोटल चार्ज क्यू बिछाया, वॉल्यूम कितना है v, ठीक है। तो v वॉल्यूम पे मैंने कितना चार्ज बिछाया q, यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज बिछा के रखा हूँ q/v। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बच्चों, अगर यूनिट वॉल्यूम पे जितना चार्ज बिछाओगे उसको अपन रो से दिखाते हैं। रो का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, रो का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बच्चों, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी होगा ना, डेंसिटी, ठीक है। देखो तो रो को अपन लिख दिए Q/V। कोई अगर आपसे रो की यूनिट मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर आपसे कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट कोई पूछ लेता है आपसे, तो क्या बताओगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी की यूनिट। तो इसकी जो यूनिट आ रही होगी बच्चों वो क्या आ रही होगी बताओ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोलते हो, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट आ रही होगी, ठीक है। देखो मैं क्या किया, इसी वॉल्यूम से छोटा सा वॉल्यूम बाहर निकालता हूँ। अगर छोटे से वॉल्यूम को बाहर निकालूंगा तो छोटे से वॉल्यूम पे छोटा सा चार्ज आ रहा होगा dq, और छोटी सी वॉल्यूम बन रही होगी dv, ठीक है, ये बन रही होगी। तो इस केस में अगर मैं रो निकालूं तो dq/dv आ रहा होगा, ठीक है। इस केस में अगर dq आपको निकालना होगा तो इसको रीअरेंज करोगे तो ये dv मिल रहा होगा, हो रहा है ना बच्चों, ये आपको मिल रहा होगा dq = रो इंटू dv, ठीक है। तो q की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो ये हो रो इंटू dv, कोई दिक्कत,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपको रो एज ए फंक्शन दे देगा और डीबी आपको निकाल करके इसमें पुट करके प्रॉपर लिमिट के साथ एक सवाल फ्रेम कर देगा। उस सवाल को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो सवाल कैसे देगा, एक सवाल आपको करा देता हूँ। सवाल ये है कि अगर रो वेरी कर रहा है रो नॉट डिवाइडेड बाई आर से, तो आपको बताना है कि टोटल चार्ज ऑन स्फीयर क्या होगा। इफ सवाल देखना बच्चों, इफ रो इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, देन फाइंड टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, ठीक है, ठीक है। चलो ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। इस पे जो रो वेरी कर रहा है बच्चों वो है रो नॉट डिवाइड बाई आर, ठीक है। इस पे आपको बताना है कि टोटल चार्ज कितना आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं बच्चों, ठीक है, चलो सोचो जल्दी। देखो चलो मैं क्या करता हूं, एक स्फीयर लेता हूं, ठीक है, स्फीयर के सेंटर से आर जाता हूं और डी आर का थिकनेस निकालता हूं। तो डी आर अगर थिकनेस निकालूंगा, अगर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ये 3D ऑब्जेक्ट है, इससे आर गया और थोड़ा सा आर गया और डी आर थिकनेस काट के निकालूंगा, तो सोचो वो स्ट्रिप जो निकलेगी वो किस टाइप की होगी। अगर उसको निकालोगे तो आपको किस टाइप की स्ट्रिप निकल रही होगी। सोचो मैंने क्या किया, यहाँ डी आर थिकनेस निकाला, डी आर थिकनेस निकाला, ठीक है। तो डी आर थिकनेस निकाला, आर पे गया, डी आर थिकनेस निकाला, तो आपको एक ऐसी स्ट्रिप निकल रही होगी, ठीक है। देखो एक ऐसी स्ट्रिप निकल रही होगी, ठीक है, ये डी आर और इसकी एरिया, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस स्ट्रिप को निकालूंगा तो इसमें भी 3 डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इसको अगर कट करता हूं तो यहाँ भी 3 डायमेंशन ही मिलेंगे बच्चों। तो एक डायमेंशन तो थिकनेस मिल गया, तो दूसरा डायमेंशन क्या मिलेगा बच्चों, एरिया। और इसकी एरिया को कैसे लिखेंगे, इसकी एरिया को लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन डीवी कैलकुलेट करें, डीवी, तो ये एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर पुट करते हो तो Q की वैल्यू आपको क्या मिल रही होगी, Q की वैल्यू इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से R तक। देखो यहाँ 0 से R तक, ठीक है। रो कैसे वैरी कर रहा है, डालो यहाँ वैल्यू, सॉरी यहाँ सिग्मा नहीं लिखना था ना, रो था ना, रो था ना बच्चों, ये रो था, ठीक है, सॉरी यहाँ रो डालना, ठीक है। रो, ये सिग्मा तो सरफेस में होता है ना, रो नॉट डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ रो नॉट डिवाइडेड बाई आर, डी भी को लिख दोगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिखोगे ना, चलो ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालोगे तो 4 पाई सिग्मा नॉट, ठीक है, एक आर से आर कैंसिल कर दोगे तो 0 से आर डी आर बचेगा, ठीक है। तो जो क्यू की टोटल वैल्यू आ रही होगी 4 पाई सिग्मा नॉट बच्चों, ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा और लिमिट डालोगे तो कितनी वैल्यू आ रही होगी, क्यू की टोटल वैल्यू आ रही होगी 4 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 पाई रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। ये आपको सोल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक देख लो।